नमस्कार, आप देख रहे हैं आवाज एट 9। मैं हूं कविता थपलियाल। शुरुआत करते हैं इस वक्त की सुर्खियों के साथ। मुंबई के प्रॉपर्टी बाजार के लिए अच्छी खबर, बीएमसी ने एफएसआई बढ़ाने की मंजूरी दी। जल्द हो सकता है औपचारिक ऐलान। आधी अधूरी तैयारी के साथ लॉन्च गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम फ्लॉप होने का खतरा, बैंकों के लिए साबित हो रहा है घाटे का कारोबार। सीएनबीसी आवाज एक्सक्लूसिव। The High Court of Italy has recorded a letter written by Mr. Michel stating that Ms. Sonia Gandhi is the main. ऑगस्टा वेस्टलैंड डील के मामले में बीजेपी ने कांग्रेस पर बोला हमला, लेकिन कांग्रेस ने किया पलटवार। सोनिया ने पूछा सरकार ने अब तक क्यों नहीं की जांच। उत्तराखंड में अगली सुनवाई तक जारी रहेगा राष्ट्रपति शासन। 29 को नहीं होगा फ्लोर टेस्ट। केंद्र से सुप्रीम कोर्ट ने पूछे तीखे सवाल। टेलीकॉम दिग्गज एयरटेल ने पेश किया अनुमान से बेहतर नतीजे। अगली तिमाही में कंपनी ने कमाया 1293 करोड़ का मुनाफा, मार्जिन भी बेहतर हुए। साल के उच्चतम स्तर पर बंद बाजार, सेंसेक्स 26,064 पर बंद, निफ्टी 7,980 पर बंद। मिड कैप शेयरों में दिखी रौनक, लेकिन बैंक निफ्टी में दबाव। पीएफ की ब्याज दरों में कमी करने पर देश भर में मजदूरों का विरोध प्रदर्शन। सरकार से सवाल, बोर्ड की सिफारिश से रेट कम करने की क्या थी जरूरत। आवाज एट 9 की शुरुआत सपनों की नगरी मुंबई के लिए एक गुड न्यूज से। बीएमसी यानी बृहन मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने मुंबई में एफएसआई बढ़ाने को मंजूरी दे दी है। अब मुंबई के मुख्य शहरी इलाके यानी चर्चगेट से माहिम तक के इलाके में एफएसआई की सीमा 2 से 5 के बीच रखने को मंजूरी मिल गई है। इसका फायदा रेसिडेंशियल और कमर्शियल प्रॉपर्टी दोनों को होगा। आइए इस खबर पर और जानकारी के लिए हमारे साथ अब जुड़ रहे हैं हमारे संवाददाता रौनक कुकरे। रौनक, ये बताएं सबसे पहले कि एफएसआई बढ़ाने का यहां मतलब क्या हुआ। जी, निश्चित तौर पर ये जो फैसला एफएसआई बढ़ोतरी का आज बीएमसी की स्टैंडिंग कमेटी ने लिया है, काफी लंबे समय से जो मुंबई के जो बिल्डर्स है उनकी ओर से लगातार बीएमसी को ये मांग की जा रही थी कि एफएसआई में कहीं ना कहीं बढ़ोतरी की जाए और इसको मद्देनजर रखते हुए आज बीएमसी की स्टैंडिंग कमेटी ने इस फैसले पर मुहर लगा दी है। लेकिन अभी बीएमसी की स्टैंडिंग कमेटी के इस फैसले के बाद कई और पड़ाव से होकर इस फैसले को गुजरना होगा, जिसके बाद ही जो एफएसआई बढ़ोतरी का जो फैसला है वो मुंबई में लागू हो सकेगा। स्टैंडिंग कमेटी की मोहर लगाने के बाद ये फैसला जो फाइल है वो मुंबई के कमिश्नर यानी बीएमसी कमिश्नर के पास जाएगी और बीएमसी कमिश्नर अपनी रिकमेंडेशन जो है वो राज्य सरकार के अर्बन डेवलपमेंट विभाग को भेजेंगे, जहां से अर्बन डेवलपमेंट विभाग इस फाइल पर जब मोहर लगाएगा तभी मुंबई में जो एफएसआई बढ़ोतरी की बात आज जिस पर बीएमसी ने मोहर लगाई है वो जो है पॉसिबल हो जाएगा। मुख्य तौर पर एफएसआई बढ़ोतरी का दो नजरिए से देखा जाए तो फायदा हो सकता है। एक तो बिल्डर्स को इसका फायदा होगा ही, क्योंकि बड़ी इमारतें बनाने में काफी मददगार साबित होता है फ्लोर स्पेस इंडेक्स, जिसे एफएसआई कहा जाता है। दूसरी तरफ से अगर देखा जाए तो ग्राहकों के लिए जो घर खरीदने की सोच रहे मुंबई जैसे शहरों में जहां पर जमीन की कमी होती है वहां पर उन्हें भी सस्ते घर जो है वो मिल सकेंगे, क्योंकि जैसे बिल्डिंग ऊपर जैसी जाएगी वैसे कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन जो है क्योंकि वो बिल्डर का कम होगा और ऐसे में लोगों को भी कम कीमत पर घर मिल सकेगा। तो दो तरफ से फायदा है, लेकिन निश्चित तौर पर देखना ये दिलचस्प होगा कि बीएमसी का जो फैसला है, स्टैंडिंग कमेटी ने जो फैसला लिया है इस पर राज्य सरकार कितने जल्दी मोहर लगा पाती है निश्चित तौर पर देखना होगा, क्योंकि मुंबई के दो भाग है। मुंबई शहर जो कि दादर तक आता है और उसके अलावा जो सबअर्बन एरिया है वहां पर ऑलरेडी एफएसआई की जो मियाद है वो बढ़ाई हुई थी। हालांकि मुंबई में इसलिए बड़ी इमारतें नहीं थी देखने मिलती थी क्योंकि एफएसआई जो था वो कम था, लेकिन अब इसे बढ़ा दिया गया है, अधिकतम 5 तक इसकी सीमा कर दी है। लेकिन रेसिडेंशियल में अभी ये क्लैरिफिकेशन थोड़ा बाकी है। जब राज्य सरकार नोटिफिकेशन जारी करेगा तभी इस पर क्लैरिटी आ सकेगी कि रेसिडेंशियल के लिए भी ये 5% तक रहेगा या नहीं, क्योंकि जो फिलहाल बीएमसी की ओर से जानकारी दी जा रही है उसके मुताबिक जो 5 स्टार होटल्स बनाने की बात हो या मॉल्स बनाने की बात हो उसके लिए तो 5 अधिकतम सीमा एफएसआई की रखी है। तो निश्चित तौर पर काफी सकारात्मक फैसला है, जो बिल्डरों के लिए भी काफी फायदेमंद है, साथ ही साथ ग्राहकों के भी हित का फैसला दिखाई दे रहा है। बिल्कुल, लेकिन और मंजूरियों की जरूरत है। यहाँ पर
शुक्रिया फिलहाल इन तमाम डिटेल्स के लिए रौनक। लेकिन एफएसआई बढ़ाने से मुंबई के प्रॉपर्टी बाजार को किस तरह के फायदे होंगे, आइए इस पर और विस्तार से बात करते हैं। हमारे साथ जुड़ रहे हैं प्रॉपर्टी कंसल्टेंसी फर्म लाइसेंस फराज के एमडी पंकज कपूर। पंकज जी, आपका स्वागत है आवाज एट 9 में। सबसे पहला सवाल साफ तौर से यही होगा कि क्या इस फैसले से, इस मंजूरी से ठंडा पड़ा मुंबई का जो प्रॉपर्टी बाजार है उसको हम रिवाइव होता हुआ देख सकेंगे? देखिए, रिवाइवल तो होता हुआ दिख रहा है कुछ हद तक, और सबसे बड़ी इससे यह है कि मुंबई जैसा शहर है जहां पे लैंड कंस्ट्रेंट है, लेकिन उसके बावजूद भी और जितनी पॉपुलेशन है उसके बावजूद भी हमारा बिल्टअप एरिया डेंसिटी वन ऑफ द वर्स्ट है, सबसे मिनिमम है। और यही कारण है कि हमारे शहर के अंदर जो है स्लम्स बढ़ते गए, क्योंकि हमने एफएसआई को रिस्ट्रिक्ट करके रखा। तो आज की जो पॉपुलेशन है इसको ही अगर हमको हाउस करना है तो हमारी मिनिमम एफएसआई 4 होनी चाहिए रेजिडेंशियल की, जो अभी तक 1.33 थी। तो ओवरऑल एस्पेक्ट में बड़ा अच्छा कदम है जो गवर्नमेंट ने उठाया है। ये उस डायरेक्शन में है जिस डायरेक्शन में इस ज्योग्राफी की नीड है और यहाँ पे शहर को चाहिए। बट इसका सबसे बड़ा जो फायदा है वो आज के रियल एस्टेट के प्राइजेस के ऊपर है, क्योंकि आज का प्राइजेस इतने ज्यादा हो गए हैं, स्पेशली लैंड प्राइजेस इतने ज्यादा हो गए हैं कि इस लैंड प्राइस के ऊपर कोई भी प्रोजेक्ट वायबल नहीं है। और सेलिंग प्राइजेस पिछले 2 साल से बढ़ नहीं रहे हैं और उस पर डाउनसाइड प्रेशर ही बना हुआ है। तो बिल्डर के लिए बड़ी एक असमंजस वाली सिचुएशन है कि लैंड प्राइस ज्यादा है और लैंड प्राइस के साथ साथ जो गवर्नमेंट के प्रीमियम और बाकी चीजें होती हैं उसको साथ में लेते जो कॉस्ट इतनी ज्यादा हो जाती है कि चाह के भी ये प्राइस गिरा नहीं सकते और सेलिंग प्राइस के ऊपर सेल्स नहीं हो रहा है। तो इससे ये क्या होगा, जब आप एफएसआई बढ़ाते हैं तो ये प्रोजेक्ट की वायबिलिटी में इम्प्रूवमेंट लाता है, क्योंकि आज उसी लैंड के ऊपर आपकी लैंड की प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है, उसका सेलेबल एरिया बढ़ जाता है। बट ये सब तभी होगा जब इसके साथ साथ जो है जो लैंड की प्रोडक्टिविटी बढ़ी है कहीं इससे लैंड के भाव ना बढ़ जाए। बिल्कुल, लेकिन यहाँ पर वही सवाल आता है कि अगर मैं ग्राहक के तौर से समझना चाहूँ तो क्या कीमतों में मुझे कुछ कमी दिखाई देगी? क्योंकि अगर हम चर्चगेट से माहिम की बात करें तो ये जो इलाके हैं जहाँ के लिए मंजूरी मिली है वो काफी प्राइम लोकेशंस हैं। बिल्कुल, और आप इसको आम आदमी की लोकेशन तो आप बिल्कुल ना मानिए, क्योंकि ये पूरा सेगमेंट एक लग्जरी सेगमेंट है जहाँ मिनिमम कॉस्ट ऑफ फ्लैट 3 करोड़ से लेकर के 60 करोड़ और 100 करोड़ रुपए के बीच में आती है। तो ये बिल्कुल ही लग्जरी सेगमेंट है। तो लग्जरी सेगमेंट आज के दिन सबसे ज्यादा स्ट्रेस में है। बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं जो आधे कंप्लीटेड है, कंप्लीट नहीं हो पा रहे हैं, काफी ज्यादा लैंड कॉस्ट हो जाए, तो वहां पे ये मॉडरेशन होता रहेगा। और एफएसआई इंक्रीज का जो इम्पैक्ट है वो सेलिंग जो कंज्यूमर का प्राइस कम करने में होना चाहिए, लेकिन ऐसा आज तक हुआ नहीं। अगर आप देखिए कई बार जो है ना गवर्नमेंट जब भी लैंड एफएसआई बढ़ाती है उसका बेनिफिट कंज्यूमर की जगह पे एक लैंड ओनर को जाता है और डेवलपर को जाता है। बिल्कुल, तो यहाँ पर पंकज जी वही देखना होगा कि कैसे ये जो फायदा है मिलेगा ग्राहक को और कैसे कीमतें कम होंगी। जी बिल्कुल, फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया पंकज जी समय निकालकर अपने व्यूज हमारे साथ शेयर करने के लिए। तो यहाँ मुंबई में तो घर खरीदने वालों के लिए गुड न्यूज है, लेकिन बाकी देश में बुरा हाल है, खासकर दिल्ली एनसीआर में। इसीलिए सीएनबीसी आवाज चला रहा है बड़ी मुहिम घर का हक। गुरुग्राम में घर के नाम पर 5 साल पहले लोगों से पैसे लिए गए, लेकिन जब हम वहां पर हकीकत का जायजा लेने पहुंचे तो पता चला कि घर तो दूर, उसके लिए नींव भी नहीं रखी गई है। सिर्फ कुछ पाइपें जहां तहां बिखरी पड़ी हैं और इस बात को लेकर फ्लैट खरीदारों में बहुत गुस्सा है। हमारी संवाददाता प्रज्ञा सिंह ने फ्लैट खरीदारों से बात की। गुड़गांव के सेक्टर 70 में यूनिटेक बिल्डर्स ने अपने खरीदारों को जिस एंथिया फ्लोर्स का सपना दिखाया था, जिस आशियाने का सपना दिखाया था, वो आशियाना मेरे पीछे है। आप देख सकते हैं ये बंजर जमीन वही आशियाना है जिसके बारे में इन्होंने वादा किया था 5 साल पहले और कहा था कि आपको आपके मकान दिए जाएंगे। लेकिन यहाँ पर कंस्ट्रक्शन के नाम पर एक ईंट भी नहीं रखी गई है। कुछ पाइप्स डालकर या फिर थोड़ी मोड़ी डिगिंग करके लोगों से पैसों की वसूली जरूर कर ली गई है। कई लोग तो ऐसे भी हैं जिन्होंने अपनी पूरी पूंजी इस प्रोजेक्ट में डाल दी है, लेकिन अभी भी उनका इंतजार खत्म नहीं हुआ है। इस प्रोजेक्ट में पैसा लगाने वाले कुछ खरीदार हमारे साथ हैं। सर, आप हमें सबसे पहले बताइए कि कब ये पूरी परेशानी शुरू हुई?
जैसे कि आप इस बायर एग्रीमेंट के माध्यम से देख सकते हैं, 24 अक्टूबर 2011 को एग्रीमेंट साइन किया गया था यूनिटेक एंथिया फ्लोर का। हमें प्रॉमिस किया गया था कि 3 साल के अंदर आपको प्रोजेक्ट रेडी मिलेगा, आपको घर, आपका आशियाना मिल जाएगा, जो अक्टूबर 2014 में पूरा हुआ। उस बात को 18 महीने हो चुके हैं और आपके सामने बंजर जमीन मौजूद है। आज भी ज्यादा से ज्यादा लोग अपना पूरा जमा पूंजी और पूरा पैसा यहां पर लगा चुके हैं। तो यहाँ बिल्डर की धोखेबाजी से नाराज हैं घर खरीदार। लेकिन हम आगे बढ़ते हैं। आवाज एट 9 में एक और बड़ी खबर, और खबर यह है कि फूड प्रोसेसिंग में 100% एफडीआई को मंजूरी मिल सकती है। खास बात यहाँ यह है कि ये बिना शर्त हो सकता है। संबंधित प्रस्ताव उद्योग मंत्रालय ने कैबिनेट को भेजा है। हालांकि आज कैबिनेट में इस पर कोई फैसला नहीं हो पाया। उम्मीद है कि जल्द ही इस प्रस्ताव पर कैबिनेट की मुहर लग जाएगी। हालांकि आज कैबिनेट में कई और अहम फैसले भी लिए गए हैं। आइए इस बारे में विस्तार से बात करते हैं। हमारे साथ जुड़ रहे हैं सीएनबीसी आवाज के ब्यूरो चीफ लक्ष्मण रॉय। लक्ष्मण, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में यहाँ 100% एफडीआई की बात चल रही है। कितना बड़ा फैसला होगा ये, और मंजूरी मिलने में कितना समय लगेगा? हमें लगता है कि अगले हफ्ते जब कैबिनेट की बैठक होगी तो वहां पे इसको मंजूरी मिल जाने की पूरी संभावना है। और इसकी सबसे बड़ी बात यह है कि फूड प्रोसेसिंग में जो 100% एफडीआई का प्रस्ताव तैयार किया गया है, जिसे कैबिनेट के पास भेजा गया है, उसमें किसी भी तरह की कोई कठोर शर्त नहीं रखी गई है। मिसाल के तौर पर एक प्रस्ताव ये था कि जितना आप निवेश करेंगे उसका एक तय हिस्सा बैकएंड इंफ्रास्ट्रक्चर में लगाएंगे, उस शर्त को भी हटा दी गई है। कितना मिनिमम अमाउंट लाएंगे उस शर्त को भी हटा दी गई है। साथ ही साथ ये भी नहीं कहा गया है कि आप लाएं तो आपको लोकल सोर्सिंग जरूरी होगी। यहां तक कहा गया है कि आप फूड प्रोडक्ट जो बना रहे हैं उसमें अगर जरूरी हुआ फ्लेवर या फिर प्रिजर्वर की, तो आप उसको इंपोर्ट भी कर सकते हैं। B2C यानी फूड प्रोडक्ट बना करके आप उसको ऑनलाइन सीधे कंज्यूमर को बेच भी सकते हैं। इन तमाम रियायतों के साथ सरकार 100% एफडीआई का प्रस्ताव कैबिनेट के पास भेजी है, जिस पर जल्द ही मंजूरी मिलने की संभावना है। बिल्कुल, लेकिन इसके अलावा लक्ष्मण ये बताएं कि और कौन से फैसले लिए गए हैं कैबिनेट की बैठक में? कैबिनेट में जो फैसले लिए गए उसमें सबसे अहम फैसला, और कह सकते हैं सीएनबीसी आवाज की खबर का असर दिखा, वो ये था कि जो भी चीनी के कारोबारी हैं वो अब एक तय समय पर एक तय सीमा से ज्यादा चीनी नहीं रख पाएंगे। ये कैबिनेट में फैसला लिया गया। ये तय सीमा क्या होगी ये राज्यों को तय करना होगा, यानी राज्यों को स्टॉक होल्डिंग लिमिट लगाने का अधिकार दे दिया गया है। आज के कैबिनेट के फैसले के बाद अब राज्य अपनी जरूरत के हिसाब से चीनी कारोबारियों पर स्टॉक होल्डिंग लिमिट लगा सकती है। सरकार ने फैसला इस वजह से लिया क्योंकि चीनी की उपलब्धता होने के बावजूद चीनी के दाम पिछले दिनों काफी ज्यादा बढ़ गए थे, और सीएनबीसी आवाज ने सबसे पहले बताया था कि चीनी के कारोबारी कितने ज्यादा चीनी के होल्डिंग कर रहे हैं, और शायद उसका असर यहाँ पर दिखा। शुक्रिया इन तमाम डिटेल्स के लिए लक्ष्मण। और हम आगे बढ़ते हैं, कुछ और खबरों का रुख करते हैं। और ऑगस्टा वेस्टलैंड वीवीआईपी हेलीकॉप्टर डील के मामले में संसद में आज जमकर हंगामा हुआ है। बीजेपी ने इस मामले में कांग्रेस पर करारा हमला किया। कांग्रेस ने भी बैकफुट पर आने के बजाय मोदी सरकार पर जवाबी पलटवार किया। उत्तराखंड मामले पर करारे हमले झेल रही बीजेपी ने आज ऑगस्टा वेस्टलैंड मामले में कांग्रेस पर सीधा वार कर दिया। जैसे ही बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने इटली की कोर्ट के फैसले का हवाला देते हुए सोनिया गांधी का नाम लिया, राज्यसभा में हंगामा खड़ा हो गया। हाई कोर्ट ऑफ इटली हैज रिकॉर्डेड ए लेटर रिटन बाय मिस्टर मिशेल stating that Ms. Sonia Gandhi is the main। संसद में वित्त मंत्री अरुण जेटली ने इस मामले में जांच का इरादा जताया तो संसद के बाहर सोनिया गांधी ने जांच कर लेने की खुली चुनौती दे डाली। Made some written admissions. The relevance of those admissions is to be examined by the investigating agencies। आप लोग सरकार में हैं 2 साल से, इंक्वायरी जल्दी से जल्दी बिना भेदभाव कंप्लीट कर दो, सच्चाई सामने आएगी। इसके साथ ही कांग्रेस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इटली के पीएम के बीच कथित डील को लेकर सरकार पर निशाना साधा, तो बीजेपी ने इसे सिरे से नकार दिया। नाउ द इंडियन गवर्नमेंट इज अलोइंग इटालियन मैरिन्स टू रिटर्न होम, सो दैट मीन्स the deal has stuck। With regard to the alleged meeting of the Indian Prime Minister and the Italian Prime Minister and the deal struck is false and untrue in its entirety।
ऑगस्टा वेस्टलैंड चॉपर डील में 2012 में कमीशन खोरी का मामला सामने आया था। इटली की कोर्ट ने अपने फैसले में कहा है कि 3600 करोड़ रुपए के 12 वीवीआईपी चॉपर खरीदने की डील में करीब 375 करोड़ रुपए का कमीशन दिया गया। इस मामले में पूर्व सेना अध्यक्ष एसपी त्यागी का सीधा नाम सामने आया है। साथ ही कांग्रेस के कई नेताओं को भी कमीशन दिए जाने की बात सामने आई है। और रुकते हैं ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद देखिए क्यों है गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम के फ्लॉप होने का खतरा। गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम को बड़े तामझाम के साथ लॉन्च किया गया था। योजना ये थी कि लोग घरों में रखे सोने को बैंकों में जमा कराएं। योजना का नाम था गोल्ड मोनेटाइजेशन योजना, लेकिन मोदी सरकार की ये महत्वाकांक्षी योजना फेल होती हुई दिखाई दे रही है। ये हम नहीं कह रहे हैं, खुद सरकार भी ये बात मान रही है। देखिए सीएनबीसी आवाज की ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। वित्त मंत्रालय में हुई एक बैठक में सरकार ने ये मान लिया है कि गोल्ड मोनेटाइजेशन की स्कीम फ्लॉप होने के कगार पर है। पता चला है कि इस योजना में महज 75 लोगों ने सोना जमा कराया है। हालात यहां तक पहुंच गए कि प्रधानमंत्री कार्यालय तक को दखल देना पड़ा। सूत्रों की माने तो प्रधानमंत्री कार्यालय ने वित्त मंत्रालय को सख्त लहजे में ये कहा कि वो बैंकों को निर्देश दें कि बैंक इस स्कीम के लिए जरूरी सभी करार तुरंत से तुरंत करें और इस स्कीम को लागू करने में अच्छी खासी दिलचस्पी दिखाएं। ये भी पता चला है कि प्योरिटी टेस्टिंग सेंटर और रिफाइनर्स के साथ समझौता करने में बैंक आनाकानी कर रहे हैं। बैंकों को मुख्यतः 5 दिक्कतें हैं। पहली, बैंकों के मुताबिक अंतर्राष्ट्रीय बाजार में 1.5% पर सोना मिल रहा है, जबकि मोनेटाइजेशन स्कीम के तहत बैंकों को ज्यादा ब्याज देना पड़ेगा। दूसरी दिक्कत ये है कि प्योरिटी सेंटर और रिफाइनर के पास जमा गोल्ड की गारंटी लेने को बैंक तैयार नहीं है। इसके अलावा गोल्ड मेटल लोन में एनपीए का खतरा भी बैंकों को ज्यादा लग रहा है। चौथी दिक्कत बैंकों को ये है कि लॉन्ग और मीडियम टर्म में जमा हुए गोल्ड की खपत कैसे होगी, इसका उन्हें कोई अंदाजा नहीं है। इसलिए बैंक चाहते हैं कि जमा गोल्ड के इस्तेमाल को लेकर गाइडलाइंस बनाई जाए। साथ ही बैंक ये भी चाहते हैं कि उन्हें गोल्ड अपने पास ज्यादा समय तक नहीं रखना पड़े, क्योंकि उन्हें स्टोरेज चार्ज देना पड़ेगा। पांचवी बड़ी दिक्कत बैंकों के सामने ये है कि जमा गोल्ड का अकाउंटिंग सिस्टम अभी तक नहीं बन पाया है और बैंक बगैर अकाउंटिंग सिस्टम के कोई जोखिम नहीं लेना चाहते। जो गोल्ड डिपॉजिट लेने का जो प्रोसेस है आज की तारीख में, वो केवल बैंक्स हैं या ऐसे ही सेंटर्स हैं, परंतु लोगों का जो सोने का व्यापार है आम आदमी का, वो जूलर्स के थ्रू होता है। तो यदि जूलर्स के थ्रू ये प्रणाली इम्प्लीमेंट करी जाएगी, जूलर्स को कुछ इंसेंटिवाइज करा जाएगा, तो मुझे लगता है भारी मात्रा में सोना गोल्ड डिपॉजिट के फॉर्म में सरकार के पास इकट्ठा हो सकता है। इसे आधी अधूरी तैयारी कहें या कुछ और, लेकिन इतना तो अब तय हो गया है कि गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम एक फ्लॉप शो साबित हुई है। लक्ष्मण रॉय, दिल्ली। आगे बढ़ते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने आज उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन को लेकर केंद्र सरकार से तीखे सवाल पूछे। कोर्ट ने राष्ट्रपति शासन हटाने के उत्तराखंड हाईकोर्ट के फैसले पर अनिश्चितकाल के लिए स्टे लगा दिया है, यानी अगले आदेश तक उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन लागू रहेगा। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने 27 अप्रैल तक हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगाई थी और मामले पर अगली सुनवाई 3 मई को होगी। आपको बता दें कि 29 अप्रैल को उत्तराखंड विधानसभा में बहुमत परीक्षण होना था, लेकिन अब ये नहीं हो पाएगा और इस बीच केंद्र सरकार को सुप्रीम कोर्ट के 7 सवालों के जवाब देने होंगे। मुझे पूरा न्याय व्यवस्था पर पूरा विश्वास है। मुझे यकीन है कि न्यायालय इसका संज्ञान लेंगे और यदि ऐसी कोई कार्रवाई की जाती है, कांग्रेस के अंदर कोई पोचिंग की जाती है या जिन लोगों ने पहले एफिडेविट तक सबमिट किए हैं, कोर्ट में किए हैं, कोर्ट से बाहर सबमिट किए हैं, उनमें किसी तरीके की पोचिंग की जाती है, किसी तरीके का वो किया जाता है, तो ये भारत की न्यायिक व्यवस्था का भी अपमान होगा और मैं समझता हूं कि ऐसा कुछ किया जाएगा तो न्यायालय संज्ञान लेंगे। आज सुप्रीम कोर्ट ने यह स्पष्ट कर दिया कि हाईकोर्ट को इसी प्रकार के राष्ट्रपति राजवट के मामले में कुछ भी करने की बहुत मर्यादित अधिकार है। वो राष्ट्रपति राजवट खत्म नहीं होगी, राष्ट्रपति राजवट लागू होगी। ये आज सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दे दिया है। हम न्यायालय का सम्मान करते हैं, हम कानून का सम्मान करते हैं।
आगे बढ़ते हैं। टेलीकॉम दिग्गज एयरटेल ने अनुमान से बेहतर नतीजे पेश किए हैं। चौथी तिमाही के नतीजों में कंपनी की आय और मुनाफा दोनों बढ़े हैं और साथ ही मार्जिन भी बेहतर हुए हैं। भारतीय एयरटेल की आय इस तिमाही में 24,066 करोड़ रुपए से बढ़कर 24,933 करोड़ रुपए हो गई है। वहीं मुनाफा 1117 करोड़ से बढ़कर 1293 करोड़ रुपए रहा है। और इन नतीजों को विस्तार से समझा रही है हमारी सहयोगी हर्षदा सावंत। जी हाँ, भारतीय एयरटेल की एक बहुत शानदार तिमाही है। चाहे आप रेवेन्यू, मार्जिन या फिर मुनाफे के फ्रंट पर देखें, तीनों ही पैरामीटर्स पर कंपनी ने उम्मीद से बेहतर नतीजे पेश किए हैं। कंपनी की आय जब 29,960 करोड़ पर आई है, वहीं हमने देखा है मुनाफे का आंकड़ा 1,290 करोड़ से ज्यादा और मार्जिन में हमने देखा है 36% प्लस के मार्जिन देखने को मिले हैं। खास बात यह है कि इस बारी जो रेवेन्यू ग्रोथ इंडिया और अफ्रीकी बिजनेस को मिलाकर देखें तो पिछले 7 क्वार्टर्स के बाद सबसे उच्चतम स्तरों पर आई है। यही नहीं, हमने देखा है वॉल्यूम्स में भी, हमने वॉइस बिजनेस में खास तौर से यह आंकड़ा लगभग 11% से बढ़ता हुआ दिखाई दिया है और एक काफी समय बाद हमने देखा इस तरह का बढ़िया प्रदर्शन। खास बात यह है कि अफ्रीका बिजनेस हमने देखा था पिछले कई क्वार्टर से कंपनी पर दबाव बनाता हुआ दिखाई दिया था। इस बारी रेवेन्यूज इन लाइन है, वहां पर थोड़ा सा परफॉर्मेंस बेहतर होता हुआ दिखाई दे रहा है। साथ ही साथ कंपनी ने एक बहुत बड़े बायबैक का भी अनाउंसमेंट किया है। कंपनी एक बायबैक करने वाली है लगभग 1434 करोड़ तक का, जिसकी प्राइस मापी जाएगी करीब 400 रुपए प्रति शेयर। तो ये नंबर्स काफी समय बाद काफी रौनक ला सकते हैं इस पर्टिकुलर स्टॉक में और ये एक हिट जरूर रहेगा ट्रेडर्स या फिर निवेशकों के बीच का। और अब बात करते हैं शेयर बाजार में आज हुए कारोबार की। बाजार आज साल के उच्चतम स्तर पर पहुंच गया है। सेंसेक्स 56 पॉइंट चढ़कर 26,064 पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी दिन भर उतार चढ़ाव के बाद 7,980 पर बंद होने में आज कामयाब रहा। बाजार की बढ़त में मिड कैप शेयरों ने आज योगदान दिया। हालांकि आज बैंक निफ्टी दबाव में रहे। बैंक निफ्टी आधा % से ज्यादा आज टूट गए। नतीजों के चलते निजी बैंक शेयरों में हमने आज गिरावट देखी, लेकिन टेलीकॉम, ऑयल एंड गैस और ऑफशोर ड्रिलिंग कंपनियों के शेयरों में हमने आज मजबूती देखी और साथ ही बाजार की नजर बैंक ऑफ जापान की कल होने वाली बैठक पर भी है। पीएफ की ब्याज दरों में कमी के खिलाफ आज मजदूर संघ ने देश भर में प्रदर्शन किया। यूनियंस का कहना है कि जब सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज ने 8.8% ब्याज दिए जाने का सुझाव सरकार को दिया था तो दरें कम क्यों की गई। मजदूर संघ के कार्यकर्ताओं से बात की हमारी संवाददाता ईशा शर्मा ने। मैं इस वक्त बीकाजी कामा के ईपीएफओ ऑफिस के बाहर खड़ी हूं, जहां भारी संख्या में बीमा मजदूर संघ के लोग यहां पर प्रदर्शन कर रहे हैं। सर, इतनी गर्मी में आप धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, आखिर क्यों? ये जो इंटरेस्ट रेट जो है सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज डिसाइड करती है, तो हम जो रिकमेंड करते हैं उसी को सरकार को मानना पड़ता है। इसके विरुद्ध में सरकार ने निर्णय लिया, इसलिए हम डिमांड कर रहे हैं कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज जो निर्णय लिया है उसी को लागू किया जाए, नहीं तो फिर से उस पर विचार करने के सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज की मीटिंग तुरंत बुलाई जाए। ये हमारी मांग है। आगे बढ़ते हैं। जल्द ही लंदन में मोदी का जलवा होगा। जी हां, मैडम तुसाद म्यूजियम में मोदी का मोम का पुतला जल्द ही लगने वाला है। इस पर क्या सोचते हैं लंदन में रहने वाले भारतीय, आइए सुनिए। गर्व का माहौल होगा भारतीयों के लिए अंदर और बाहर। मोदी वर्ल्ड वाइड पॉपुलर है, तो नो, हम सिर्फ इंडियन ही नहीं लेकिन बाहर के लोग भी, वो लोग भी देखना चाहेंगे मोदी को। और वो एवरीबडी इज इंस्पायर्ड कि वहां पे एक पर्सन आया है, एक देश का एक ऐसा व्यक्ति आया है जो देश के लिए कुछ करना चाहता है, तो एवरीबडी विल फील प्राउड और वो लोग वहां पे जरूर जाएंगे। इसी के साथ आवाज एट 9 में इतना ही। दीजिए इजाजत, लेकिन आप बने रहिए CNBC आवाज पर। नमस्कार।